ठीक है जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर होगा हाविंग के बारे में। कैपिटमैन शॉर्ट हैंड में हाविंग किसे कहते हैं? हाविंग कहते हैं आधा कर देना, हाफ कर देना। कंसोनेंट को हाफ कर देना, ये कहलाता है हाविंग। ठीक है जी। ये हम किस लिए करते हैं? अगर हमारा लफ्ज़, अब यहाँ पर एक टर्म आ रही है, इस टर्म का नाम है सेलेबल। अक्सर जो है शॉर्ट हैंड के से जो लोग वाबस्ता हैं उन्हें इसके मायने का नहीं पता है ज़्यादातर लोगों को कि सेलेबल किसे कहा जाता है। सेलेबल जितने कंसोनेंट्स और वावल्स को आप एक मर्तबा मुंह भर के पढ़ सकें वो एक सेलेबल कहलाते हैं। इट इज़ दी वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेलेबल। अब उसकी समझ आपको कैसे आएगी? एग्जाम्पल से आएगी। जैसे कि मैं कहता हूँ जी पार्टिकुलर। पार्टिकुलर से ले लें, इसके अंदर जो सेलेबल्स हैं, कितने सेलेबल्स यूज़ हुए हैं जी? पार टी कू लर, पार्टिकुलर, 4 सेलेबल से मिलके ये लफ्ज़ बना है पार्टिकुलर। जितने कंसोनेंट्स और वावल्स को आप मुंह भर के एक मर्तबा अदा कर सकें वो एक सेलेबल कहलाता है। ठीक है जी। तो ऐसा लफ्ज़ जो एक सेलेबल पर मुश्तमिल हो, जो एक सेलेबल पर मुश्तमिल हो और उस सेलेबल, उसमें लफ्ज़ जो है वो हल्के कंसोनेंट पर मुश्तमिल हो, वन सेलेबल भी हो और वो लाइट कंसोनेंट्स पर मुश्तमिल हो, दो चीज़ों को वो पूरा करे। वन सेलेबल हो प्लस लाइट कंसोनेंट्स पर मुश्तमिल हो। स्क्रीन शो नहीं हो रही? बताओ तो सही मुझे। अच्छा, मैं तो समझ रहा था शेयर हुई है, मुझे याद नहीं रहा। अब हो गई शेयर? मैं तो अपने ध्यान से लिख रहा था। हो गई स्क्रीन शो? अच्छा जी। अच्छा जी, ये मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है हाविंग प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। कंसोनेंट को आधा कर देने को हाविंग कहते हैं। अब हाविंग के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर दो चीज़ें पूरी होंगी तो वो हाविंग प्रिंसिपल पे जाएगा। एक वो सिंगल सेलेबल होना चाहिए। ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी, ये लफ्ज़ 4 सेलेबल्स पर मुश्तमिल है। पार्टिकुलर जो है ये 4 सेलेबल्स पर मुश्तमिल है। हमें ऐसा लफ्ज़ देखना है जो सिंगल सेलेबल पर मुश्तमिल हो, छोटे लफ्ज़, और वो लाइट कंसोनेंट पर भी मुश्तमिल हो। दो चीज़ें पूरी करेगा तो फिर उस पर हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है जी। लाइट कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं पता आपको? जी, कंसोनेंट पूछ रहा हूँ, वर्ड नहीं। पी लाइट है, टी
जो हल्के लिखे जाते हैं वो सब कंसोनेंट, जिसको हम गहरा नहीं लिखते हैं वो लाइट कंसोनेंट है, जिनको हम गहरा लिखते हैं वो डार्क कंसोनेंट है। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि हमारी जो डेफिनेशंस है उस पे कौन से लफ्ज़ उतरते हैं। जैसे कि लफ्ज़, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लफ्ज़ है नॉट, नोट, आंट, एक्ट, काट, कोट, कट, मीट, फैट, फाइट। ये सब लफ्ज़ जो है सिंगल हम हाव हम जो हाव करेंगे ना, हम जब आधा करेंगे कंसोनेंट को, तो हम या टी या डी दोनों के लिए करते हैं और कंसोनेंट्स के लिए नहीं करेंगे। ऐसे लफ्ज़ जिसके आखिर पर टी या डी आ रहा हो और वो वन सेलेबल पर मुश्तमिल हो, और अगर वो कंसोनेंट लाइट होगा तो टी पढ़ा जाएगा, अगर वो कंसोनेंट डार्क हो तो डी पढ़ा जाएगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाविंग प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब देखें जी, ये कुछ मैंने लफ्ज़ लिख दिए, ये सब के सब लाइट कंसोनेंट के ऊपर मुश्तमिल हैं। नॉट कोई भी इनमें से जो है वो डार्क कंसोनेंट पे, ये के पे है, ये भी के ऊपर है, ये एन पे है, एन पे। ठीक है जी। ये के का है, ये भी के का है, ये एम का है, ये एफ़ का है, ये एफ़ का है। बुक में आपको पेज नंबर 54 पे आप खोल लेंगे तो आपको इसकी सारी एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने बुक, पेज नंबर 54। मैंने भी यहीं से एग्जांपल्स लिखी हैं ये। ठीक है जी। अब अगर इस बुक को आप गौर से देखें तो आगे आपको ये पता चलेगा कि नीचे जो एग्जाम्पल बी है, एग्जाम्पल बी, जिसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है बैड, बेड, डाइड। ठीक है जी। डेड, गॉड, गुड, लव्ड, ये लफ्ज़ सिंगल सेलेबल हैं और ये डार्क कंसोनेंट के ऊपर मुश्तमिल है, डार्क कंसोनेंट पर। जैसे बी है, एक हल्का एक गहरा होता है ना कंसोनेंट, ये डार्क कंसोनेंट वाले लफ्ज़ हैं। तो डार्क कंसोनेंट को जब हम आधा कर दें और वो सिंगल सेलेबल पर भी मुश्तमिल हो तो फिर हम डी जो है उसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं, उसको आधा करने पर फिर हम डी पढ़ते हैं। और अगर वो हल्का कंसोनेंट हो, लाइट कंसोनेंट हो, तो फिर हम टी साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक और चीज़ भी बता रहा है कि अगर लफ्ज़ में एक से ज़्यादा सेलेबल हों तो फिर आप उसको हाव करने पर टी या डी दोनों में से कुछ भी, दोनों में से कोई सा भी मिला सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। वो आपको फ़िक्रे की मुनासबत से पता चलेगा कि इसके एंड पे टी आएगा या डी आएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ से लिखी हुई हैं। स्टॉप्ड से, स्टॉप आपने पढ़ा तो एक सेलेबल पूरा हो गया, स्टॉप्ड। फिर डी अलहदा से अदा हो रहा है, आस्क्ड, टॉक्ड, कैप्ट, 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 रीच्ड, शिप्ड, लेफ्ट, लेफ्ट एक से अदा हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ ये बताया गया है कि अगर एक से ज़्यादा सेलेबल हों उस लफ्ज़ में, दो सेलेबल हों, तो फिर आखिर पर टी या डी दोनों में से कोई सा भी हो सकता है हाव करने पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि टी है या डी है। तो हमें पता चलेगा फ़िक्रे की मुनासबत से भी
और हमें साउंड से भी पता चल जाएगा। कैसे? जैसे कि लफ्ज़ है स्टॉप्ड, तो लफ्ज़ जो है ना वो स्टॉप्ड के बाद स्टॉप्ड लफ्ज़ नहीं हो सकता, लफ्ज़ स्टॉप्ड ही होगा। एंड पे टी वाला कोई फिक्रा बनता ही नहीं है। ये देखें जी, यहाँ मैं तो लिख देता हूँ, ये तो हो गया स्टॉप, और ये स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नहीं हो सकता, ये लफ्ज़ इंग्लिश के लिहाज से ही नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरह आस्क्ड लफ्ज़ है, आस्क्ड कोई लफ्ज़ नहीं है। देखिए उसने भी रेड लाइन लगा दी है कि ये कोई लफ्ज़ नहीं है। तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा जब आप लफ्ज़ को अदा करेंगे कि ये लफ्ज़ के एंड पे डी आएगा कि टी आएगा। ठीक है जी। लेकिन ये वाले वो लफ्ज़ होंगे जो कि एक से ज़्यादा सेलिबल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है जी। जो लफ्ज़ एक से ज़्यादा सेलिबल पर मुश्तमिल होते हैं उनके आखिर पर टी या डी पढ़ा जाता है। अब आप बताएं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? इसमें 3 रूल मैंने बताए हैं, 3 रूल। एक रूल के लफ्ज़ सिंगल सेलिबल पर हो और वो हल्का कंसोनेंट हो। ठीक है जी, सिंगल सेलिबल हो और लाइट कंसोनेंट पर मुश्तमिल हो तो टी पढ़ा जाएगा। दूसरा क्या है, वन सेलिबल हो प्लस हैवी कंसोनेंट हो तो हम क्या पढ़ेंगे? डी। और थर्ड जो है 2 सेलिबल्स हों, फिर आप किसी कंसोनेंट को हाफ करें तो हम टी या डी दोनों में से कोई सा भी लगा, तो टी या डी दोनों में से एक होगा। वर्ड की मुनासबत से। अब ये देखना होगा, ये है हमारा थर्ड रूल जिसमें हमने बताया कि एक से ज़्यादा सेलेबल हो जाए तो फिर टी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ये यहाँ बताया गया है। ठीक है जी, अब मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अभी भी अगर नहीं कोई समझ आ रहा तो बताएं, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद नीचे दिए गई हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। देखें, मेन जो आपकी शॉर्ट हैंड है वो आपकी 41 एक्सरसाइज तक ही कंप्लीट हो जाती है, योर मेन शॉर्ट हैंड। अब आगे प्रिंसिपल्स हैं। लफ्ज़ों को छोटा करने पर, लफ्ज़ों को जो है जल्द से जल्द लिखने पर, थोड़े से थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ लिखने पर, ऐसा ऐसा जब आप ये रूल पढ़ते चले जाएंगे आप बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो आधे सेकंड के अंदर भी लिखने के काबिल हो जाएंगे। तभी आपकी स्पीड जो है वो 100 के करीब करीब चली जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये ना कीजिए कि आप आधा घंटा पढ़ें या 1 घंटा पढ़ें, कम से कम 4 घंटे रोज़ाना के दें, चाहे रात के निकालें या दिन के निकालें या सुबह के निकालें या इशा की नमाज के बाद के निकालें। दैट इज़ योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। जब तक आप काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली रूल समझ लेना काफ़ी नहीं है। अगर आप रूल भी समझ लेते हैं तो ये भी आपको भूल जाएंगे। जिस तरह इंग्लिश सीखने वाला अगर टेंस सीख ले और वो प्रैक्टिस ना करे, वो बोले ना, तो उसे भी इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। इसी तरह शॉर्ट हैंड भी, अगर आपने रूल सीख भी लिए और आपने प्रैक्टिस नहीं की
तो शॉर्ट हैंड भी नहीं आपको आएगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये नीचे दी गई हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जिसमें क्वाइट, कुड, दैट, विदाउट, सेंट और विश्ड है। इसको ये भी आधे किए गए हैं कंसोनेंट। जो कंसोनेंट की पूरी लेंथ होती थी उससे आधे लफ्ज़ ये लिखे गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 56 के ऊपर। पेज नंबर 56, 56। इस पे आप देखेंगे कि डेफिनेशन पढ़ें जी। डेफिनेशन क्या कह रही है? जी, ये उसी रूल की जो है मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि ऐसे सेलेबल, ऐसे लफ्ज़ जो दो या दो से ज़्यादा सेलेबल्स पर मुश्तमिल हों, जब हम उसमें से किसी स्ट्रोक को आधा करेंगे, किसी कंसोनेंट को आधा करेंगे, तो टी या डी दोनों में से एक को पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये सारे लफ्ज़ इस तरह के दिए गए हैं। ये रूल पीछे भी है, यहाँ पर भी ये यही रूल है, लेकिन इसके अंदर ये 1 2 3 गिनती लगा दी गई है। तीनों में फ़र्क क्या है देखें ज़रा, तीनों में क्या फ़र्क आपको लगता है, ज़रा देख के मुझे बताइए। इसी पेज के ऊपर तीनों में फ़र्क क्या है? 1 2 3 3 हेडिंग दे के यहाँ पर लफ्ज़ दिए गए हैं। हम्म हम्म जी, पहला जो है, पहला ग्रुप, वो टी या डी दोनों को जाहिर कर रहा है। उसमें टी या डी दोनों हाव हुए हैं। ठीक है जी। इंजॉयड में डी आ रहा है। ठीक है जी। एडमिट के अंदर टी आ रहा है। जो दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल पे उसने शुरू वाले लफ्ज़ जो हैं वो हाव किए हैं, शुरू वाला कंसोनेंट हाफ किया है। ठीक है जी। एक्चुअली में आप देख लें कि दरमियान के अंदर भी वो कह रहा है कि ये हाविंग प्रिंसिपल लफ्ज़ के दरमियान में भी आ सकता है। ठीक है जी। जो ऊपर वाली एग्जांपल उसने दी है वो एंड पे आ रही हैं टी या डी के लिए, लेकिन यहाँ वेट देखें, वेटिंग, सर्टेन, ठीक है जी, बेडली, राइटिंग, एक्चुअली। ठीक है, इसमें दरमियान के अंदर हाविंग आ रही है। दरमियान के लिए जो है ना, पहले कंसोनेंट को हाव किया गया है। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर थर्ड जो लिस्ट है उसमें भी एंड पर ओमिट किया गया है, सॉरी हाविंग की गई है एंड पर। इसके बाद जो बी नीचे एग्जाम्पल में बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि आम तौर पर जो थर्ड प्लेस के जो लफ्ज़ होते हैं वो उसमें आने वाला पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड जो कंसोनेंट होता है वो लाइन को क्रॉस करता है, लेकिन यहाँ पर हाविंग होने की वजह से जो थर्ड प्लेस के लफ्ज़ भी होंगे वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि वो आधे होके लाइन के ऊपर ही टिक जाएंगे। लाइन पर टिकने के बाद हम उनको कैसे पहचानेंगे? हम उनको वावल से पहचान लेंगे। जैसे फीट है, फिट है,
ठीक है ना, शीट्स है, बिड है, डिड है, ये लाइन क्रॉस नहीं कर रहे। हालांकि इनके अंदर जो वॉवल है वो थर्ड प्लेस का है, लेकिन जब हम इनको आधा कर देते हैं तो आधा करने की वजह से ये फिर लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। फिर ये लाइन, फिर ये जो लाइन है, लाइन के साथ ही ये आएंगे, लाइन के साथ इसको अटैच करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है? इसी तरह डिप्थोंग के बारे में भी इसने यही कहा है कि डाउट वाला और जो इशूड वाला डिप्थोंग है ये थर्ड प्लेस के डिप्थोंग है। 4 डिप्थोंग है ना, 2 फर्स्ट प्लेस के, 2 थर्ड प्लेस के। जो थर्ड प्लेस के डिप्थोंग हैं ये भी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे अगर ये आधे हो जाएंगे तो। इनके साथ जो कंसोनेंट लगा हुआ है अगर वो आधा हो जाएगा तो फिर उसको भी हम लाइन क्रॉस नहीं करवाएंगे, बल्कि रेस्ट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर ही ड्रा करेंगे। जो फर्स्ट प्लेस को होगा तो वैसे ही फर्स्ट प्लेस को होगा। जैसे अबाउट है, अबाउट के अंदर पहले वाला जो वॉवल आ गया वो ए का आ गया है, अबाउट, ठीक है जी। लेकिन डाउट जो है, डी के बाद आऊ की आवाज़ आ रही है जो कि थर्ड प्लेस वाले डिप्थोंग की है, लेकिन उसको आधा करने की वजह से टी आधा जब हमने उसको किया तो फिर हम उसको भी लाइन क्रॉस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर है जी? आगे चलिए। आगे जी आ जाए जी सफ़ा नंबर 59 पर। 59 पर यह बता रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल रूल भी हैं। सम एक्सेप्शनल रूल ऑफ हाविंग। एक्सेप्शनल रूल समझते हैं आप? एक्सेप्शनल रूल ये होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसकी सज़ा क्या होगी? मौत। लेकिन अगर कोई पागल कर दे, जी यस, इट इज़ एक्सेप्शनल केस। जैसे बैंक वाले लोन देते हैं, तो बैंक जब कोई लोन देता है तो उसकी जो है रिटर्न करनी होती है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर कोई शख्स दिवालिया हो जाए, अगर कोई शख्स दिवालिया हो जाए तो फिर रिटर्न नहीं होती है, वो एक एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, ठीक है जी। कोई दिवालिया हो जाए, उसका सारा बिजनेस डूब जाए और वो प्रूफ भी कर दे तो वो एक्सेप्शनल कंडीशन में आ जाता है। इसी तरह हाविंग प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन भी दे दी। उसने कहा कि ये हाविंग प्रिंसिपल है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। वो क्या तरीकाकार है? वो इसने ये बताया कि शॉर्ट हैंड के अंदर अगर ऐसा लफ्ज़ हो जो सिर्फ आर और टी कंसोनेंट के ऊपर मुश्तमिल हो, जो सिर्फ आर और प्लस टी कंसोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो देन हम उसको आधा नहीं करेंगे। क्यों? वाई? क्योंकि शॉर्ट हैंड में क्या होता है जनाब, ये शॉर्ट फॉर्म पता है वो किसकी है? जी, ये शुड के लिए यूज़ होती है, शुड बी, शुड बी, ठीक है जी। वो कह रहा है कि अगर हम आर को आधा कर दें और वो सेकंड प्लेस का हो तो वो शुड बन जाएगा, और अगर वो थर्ड प्लेस का हो फिर भी उसको आधा करने की वजह से लाइन से क्रॉस नहीं कराना, जो आधा हो जाएगा ना वो थर्ड प्लेस का भी लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, लाइन क्रॉस नहीं करेगा, तो पता ही नहीं चलेगा हमें कि शुड कौन सा है और ये लफ्ज़ कौन से हैं। अगर वो फर्स्ट प्लेस का होगा तो हम उसे आधा करेंगे तो वो एंड बन जाएगा। इट मीन्स कि वो सिमिलैरिटी लेके आएगा। लिहाजा हम आर और टी वाले लफ्ज़ों को, जो ऐसे लफ्ज़ होंगे
जो आर और टी कंसोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होंगे उनको हम आधा नहीं करेंगे। इस जी पी ऐसे नहीं, इस तरह के जो उसके अंदर कोई ना कोई और कंसोनेंट ज़रूर होगा। कोई लफ्ज़ ऐसा बताएं अब जिसमें जो पी और टी के साथ आ रहा हो। इसमें तो एम एम और पी तो पूरा लिखा जाएगा, हाविंग का तो इसमें रूल है ही नहीं। वो टी या डी के लिए किया जाता है, टी और डी जिसमें आ रहा हो एंड पे, वो बताएं। आर में हाविंग नहीं होती है, लेकिन आर के बाद तो टी है ना, आर के बाद अगला तो टी है ना। आप मुझे कोई भी ऐसा लफ्ज़ बताएं जिसमें जो है ना आर के बाद जो टी से पहले कोई भी आ रहा हो। हाँ ठीक है जी, सोच के फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा उसने और भी ये कहा है, उसने आगे ये भी कहा कि अगर कोई भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो जाए ना, आपको लगे कि ये मैं लफ्ज़ अगर इस तरह इसको आधा करूँगा तो ये इस लफ्ज़ के साथ मुशाबत इख्तियार कर लेगा और मैं पढ़ नहीं सकूँगा, तो देन उसने कहा है कि आप उनको भी आधा ना करें। रूल क्या कह रहा है 35 ए क्या कह रहा है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद शुड एंड वी डू नॉट यूज़ आर टी एंड आर टी एस स्टैंडिंग अलोन। हाँ, अगर आर टी के बाद एक और कंसोनेंट आ रहा हो तो फिर आप हाव कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। आर टी नहीं होना चाहिए। और बी और सी के अंदर भी ये, बी के अंदर ये बता रहा है इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हाव्ड स्ट्रोक वुड नॉट क्लियरली शो द हाविंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। कह रहा है जहाँ कहीं और भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो वहाँ पर भी आप हाव ना करें, वहाँ पर भी आपको हाविंग नहीं करनी है। उधर भी एक कह रहा है कि उधर भी हाविंग नहीं करनी है। चलो आ जाओ, आपकी वीडियो बनी यूट्यूब पे, ये भी आ गया जी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप, ये मेरा वो है भतीजा है। आप भी आ रहे हो? चलो उनको नहीं लेके आऊँ। अच्छा जी, इसके बाद ये इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल क्लियर करवा दूं। ये देखें जी, लफ्ज़ है फैक्ट जो है। अब फैक्ट जो है इसमें भी सेम यही प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है जी इसके अंदर, कि अगर फैक्ट में हम एफ लिखें और के को हम आधा कर दें तो हम पढ़ नहीं सकेंगे कि लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस सूरत हाल में भी उसने ये कहा है कि आप जो है हाविंग ना करें बल्कि पूरा लिखें। ठीक है जी, ये एफ आ गया। और ये के को आप, ये नहीं कि ये मैंने के इतना लिख दिया आधा करके तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वो लफ्ज़ क्या बन रहा है। तो उसने कहा कि पूरा पूरा लिखें, एफ के और टी पूरा लिखें, फैक्ट पूरा लिखें। ठीक है, चलो जाओ बस।
चलो इसके बाद रूल नंबर सी के अंदर इसने बताया है कि अगर कोई वॉवल टी या डी के बाद आ रहा हो, टी या डी के बाद कोई वॉवल आ रहा हो तो आपने उसको पूरा लिखना है, फिर आपने हॉविंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करना है। टी या डी के बाद अगर वॉवल आ जाए तो फिर भी उसको आधा नहीं किया जाएगा, फिर उसे पूरा लिखा जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके बाद कोई ना कोई वॉवल है। ठीक है जी, अदरवाइज़ हमें उसको कन्वर्ट करने में मुश्किल होगी। जैसे लफ्ज़ है पिट, पिट जो है इसको आप आधा कर सकते हैं पिट को, ठीक है जी, लेकिन पिटी जो है इसको आप आधा नहीं करेंगे, पिटी आ जाएगा, एंड पे वावल आ रहा है तो आप इसको पूरा लिखेंगे। बॉड अगर आ जाए, बॉड लफ्ज़ है, बॉड को आप हाफ कर सकते हैं। बॉडी जब आ जाएगा तो बॉडी में डी के बाद वाई वाई आ रहा है तो आप उसको कंप्लीट लिखेंगे। क्लियर है जी? हम्म हम्म हम्म। वो फिर पिट जो है वो बहुत देखें, टू जो है वो कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है जी। अगर हम पिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम फ़िक्रे की मुनासबत से हमें पता चल जाएगा पिट के मायने क्या हैं। पिट लफ्ज़ है प्रॉपर कोई, पहले तो ये देखें पिट जो है, पिट वेदर पिट इज़ अ प्रॉपर वर्ड और नॉट, पहले तो ये चीज़ आएगी, ठीक है जी। और अगर आपको कन्फ्यूजन है भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आपको जी कन्फ्यूजन हो रही है, ये मिल रहा है टू के साथ मिल रहा है, ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप, तो फिर आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। ये आपके माइंडसेट के अंदर होना चाहिए कि आपने इसको इसके ऊपर हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करना है या नहीं करना है। फिर जब आप कन्वर्ट करेंगे जो असूल और ज़वाबित आपके माइंड के अंदर सेव होंगे आप उसी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। आप जो है कर सकते हैं। मेरा बोली भी चलो उठो उठो उठो, यहाँ से टीवी के ऊपर आओगे आप, चलो उठो 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 उठो। टीवी के ऊपर नहीं आना है ना तो फिर ऐसे बोलते नहीं है, चुप करके बैठते हैं। इसके बाद जनाब ये यहाँ तक क्लियर हो गई आपको? इसका आंसर यही है कि जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ आप हाविंग प्रिंसिपल को अप्लाई ना करें। जैसे आपने कहा कि पिट लफ्ज़ उसके साथ मिल रहा है, ठीक है, आप उस पर अप्लाई ना करें। दूसरा इसका ये भी है कि आप वावल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो उन लफ्ज़ों के साथ आप वावल भी लगा सकते हैं। थर्ड ये भी है कि फ़िक्रे की मुनासबत से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है जी। ये तीन तरीक़ाकार हैं इसके। ये अब आगे हमारा जो प्रिंसिपल है, आगे हमारा आ रहा है डाउनवर्ड एल रूल, ठीक है जी। इसको देख लें जी, पेज नंबर 61 पे तशरीफ़ ले आए। पेज नंबर 61 पे है डाउनवर्ड एल। डाउनवर्ड एल क्या कह रहा है जी? फॉर कन्वीनियंस एल इज़ यूजली रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन और इंग। यहाँ पर डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड एल है इसके यहाँ पर तीन प्रिंसिपल दिए गए हैं, ठीक है जी। तीन प्रिंसिपल्स क्या हैं? डाउनवर्ड एल की तीन सूरतें उसने बता दी हैं कि डाउनवर्ड एल इन तीन सूरतें ये पूरी कर देगा तो डाउनवर्ड एल लिखा जाएगा। पहली सूरत है एन और इंग जो है वो
एल से पहले आ जाएं। पहला प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल ये है लफ्ज़ वर्ड जो है वो वावल से शुरू हो। लफ्ज़ वावल से शुरू हो और उसके बाद जो है एल आ जाए, देन जो है एल डाउनवर्ड आएगा। उसकी एग्जांपल इसने कहा कि अलोन जो आ गया ये डाउनवर्ड में आ जाएगा, अलोंग डाउनवर्ड में आ जाएगा, बट लेकिन लाइक और लेक अपवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दो लफ्ज़ हैं इसमें वावल पहले नहीं आ रहा, इनमें वावल आ रहा तो देन ये डाउनवर्ड चले जाएंगे। मैंने भी तो आपको कुकीज दी हैं। ये दूसरा प्रिंसिपल है जी, ठीक है जी। और थर्ड रूल ये है कि ऐसा इंग्लिश का लफ्ज़ हो जिसमें एल से पहले बिफोर एल क्या क्या आ जाए, एफ आ जाए, ठीक है जी, वी आ जाए, एस के इकट्ठा आ जाए, या स्ट्रेट अप स्ट्रोक आ जाए। स्ट्रेट अप स्ट्रोक से मुराद है वे, ये और आर, ये तीन स्ट्रेट अप स्ट्रोक में आते हैं, ठीक है जी। एल इज़ नॉट कम इन स्ट्रेट अप स्ट्रोक, और एच भी आ जाता है स्ट्रेट अप स्ट्रोक में। ये तीन प्रिंसिपल अगर पूरे होंगे तो एल डाउनवर्ड लिखेंगे। अगर हम गौर करें कि ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए हैं, ये क्यों कभी कह रहा अपवर्ड लिखो कभी कह रहा डाउनवर्ड लिखो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या क्या कहते हैं आप, क्या लॉजिक है इसके पीछे? नहीं जी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप समझ सकें, आप ट्रांसलेट कर सकें। लफ्ज़ों को अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया गया है ताकि आप लफ्ज़ डिवाइड हो जाएं और आप आसानी से उनको ट्रांसलेट कर सकें। देखें, अगर लफ्ज़ आप एक लफ्ज़ लिख रहे हैं, आपने जब लफ्ज़ लिखा ना, आपने जैसे ही लफ्ज़ ये लिखा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले ये मैंने एल डाउनवर्ड लिखा है, इससे पहले कोई ना कोई वावल है। और जितने इंग्लिश के लफ्ज़ होंगे फिर आप अपने दिमाग से वो लफ्ज़ सोचेंगे जो कि वावल से शुरू होते हैं, ऐसे ही है। और जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले वावल नहीं है, एल से पहले लफ्ज़ डिवाइड हो गए। तो ये आर के प्रिंसिपल भी बता रहा है ना, जो आर को कभी डाउनवर्ड लिख रहा है कभी अपवर्ड लिख रहा है, ठीक है जी, कभी एच को डाउनवर्ड लिख रहा है कभी एच को अपवर्ड लिख रहा है। इसके पीछे ये रीज़न है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश के अंदर अगर लफ्ज़ हैं तो वो आर कंसोनेंट के हैं। पता आपको? ये डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लफ्ज़ आर कंसोनेंट के मिलेंगे। तो इसीलिए आर के रूल्स बहुत 8 के करीब यहाँ पर रूल, और आगे चल के भी इसके अंदर 4-5 रूल आगे जाके भी आर के आएंगे। ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको कन्वर्ट में आसानी हो।
जब आप तब्दील करें तो आपको आपका माइंड उन्हीं लफ्ज़ों के ऊपर जाए कि भाई ये लफ्ज़ ये हो सकता है, इसके एंड पे ये आ रहा है, इसके ये आ रहा है। प्रिंसिपल बना दिए गए हैं ताकि लफ्ज़ डिवाइड हो जाएं और प्रॉपरली आप ट्रांसलेट कर सकें। ट्रांसलेशन के अंदर डिफरेंट आपकी सेंसेस काम करते हैं। एक आपकी इंग्लिश काम करती है कि फ़िक्रे की सेंस क्या बन रही है, एक ये काम करती है। एक आपकी शॉर्ट हैंड के रूल्स काम करेंगे कि आपकी शॉर्ट हैंड के रूल क्या कह रहे हैं, ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है। तीसरी आपकी आउटलाइन काम करेगी, आप कितनी अच्छी आउटलाइन लिख रहे हैं, आप के को कैसे लिख रहे हैं, आप गे को कैसे लिख रहे हैं, आप एफ़ को कैसे लिख रहे हैं, आप वी को कैसे लिख रहे हैं। अगर दोनों ही आउटलाइनें आप एक जैसी डाल रहे हैं तो फिर भी फिर आपको कन्फ्यूजन होगी ट्रांसलेट करने में। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि गलत लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं, फ़िक्रे की सेंस से भी पढ़ लेते हैं, आइडिया से भी पढ़ लेते हैं, अपने हाफजे की वजह से भी पढ़ लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर जो है ये मल्टीफीरियस स्किल का नाम है, ठीक है जी। लेकिन मैं इसमें तजवीज़ यही करूँगा कि अपने रूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। रूल्स जितने अच्छे आपको होंगे उतना अच्छा आप जो है वो कन्वर्ट कर सकेंगे। और फिर सेकेंडली ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करेंगे उतनी ज़्यादा रवानी पैदा होगी। जल्दी लिखने के लिए, रवानी पैदा करने के लिए आपकी मश्क ज़रूरी है, लेकिन उसको तब्दील करने के लिए जहाँ पर आपकी अपनी हाफजे की बात होगी, जहाँ पर फ़िक्रे की सेंस की बात होगी, वहाँ पर रूल अगर अच्छे तरीके से होंगे तो आप कन्वर्ट करने की आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। ये 3 प्रिंसिपल बताए गए हैं कि डाउनवर्ड एल को कब लिखना है। मेरे मोबाइल की लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, ठीक है जी। 1 मिनट में बल्कि चार्जिंग पे लगा लेता हूँ हैं। अब हम बात करते हैं कि पेज नंबर 62 पर हम थे, जिसमें हमने बात कर रहे थे कि एल डाउनवर्ड के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। पहला प्रिंसिपल उसने बताया कि एन और इंग जो है अगर वो एल से पहले आ जाएं तो फिर एल को डाउनवर्ड लिखा जाता है। दूसरा उसने असूल बताया कि अगर वॉवल पहले आ जाए उसके बाद एल आ रहा हो तो फिर एल डाउनवर्ड लिखा जाता है। थर्ड प्रिंसिपल ये है कि अगर एफ वी एस के और स्टेट अपस्ट्रोक आ जाएं, स्टेट अपस्ट्रोक आ रहे हों तो फिर भी जो है एफ वी एस के और स्टेट अपस्ट्रोक के बाद एल आए तो उसको डाउनवर्ड लिखा जाता है। और यहाँ पर ये एक्सेप्शनल कंडीशन में बता रहा है कि अगर एल के बाद वॉवल आ जाए तो फिर आप उसको अपवर्ड कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे कि पहले हमने कहा था कि टी या डी के बाद अगर वावल आ जाए तो फिर उस पर हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं। सेम असूल यहाँ पर इसने यहाँ पर यही बताया है कि अगर जो है लफ्ज़ चाहे एफ़ से, वी से, एस के या स्टेट अपस्ट्रोक से शुरू हो रहा हो, उसके बाद एल आ गया तो एल डाउनवर्ड, लेकिन अगर वावल आ गया तो फिर एल अपवर्ड हो जाएगा वावल आने की सूरत में एल के बाद। यहाँ तक क्लियर है जी। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म बताई गई है, इन्फॉर्म, नेवर, नवंबर, सेटिस्फैक्ट्री, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, इंस्पेक्शन, February, together, all together, January and insurance. These are short forms. इसके बाद हम लास्ट रूल पढ़ेंगे और हमारी 60 तक एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। इट इज़ लास्ट रूल एब्रीवेटेड W। एब्रीवेटेड W का साइन क्या होगा? एब्रीवेटेड W अगर हम, ये तो है हमारा छोटा सर्कल जो S का सर्कल है,
जो मैंने स्क्रीन पे ड्रा किया है, ये हमारा हो गया एस का छोटा सर्कल। लेकिन अगर हम ये सर्कल आधा ड्रा करें, जिस तरह हम विद लिखते हैं, ठीक है ना, वट वुड लिखते हैं, ठीक है जी, इतना का अगर हम आधा सर्कल ड्रा करें और इसके साथ कंसोनेंट को जोड़ दें, तो ये वाला जो इतना सा ये नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड एब्रीवेटेड डब्ल्यू। ठीक है जी, ये एब्रीवेटेड डब्ल्यू के अंदर आ जाता है। ये एब्रीवेटेड डब्ल्यू किन सूरतों में आएगा, ये यहाँ पर इसकी इन्होंने तफसील लिखी है। अ स्मॉल इनिशियल सेमी सर्कल, एक छोटा आधा सेमी सर्कल, रिटन एज शोन, लिखेंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इज़ यूज्ड एज एन एब्रीवेशन, एब्रीवेशन के तौर पर, फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू के एब्रीवेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा एट द बिगनिंग, किससे पहले, के, गे, एम और अपवर्ड या डाउनवर्ड आर आ जाए तो। इंग्लिश का ऐसा लफ्ज़, इंग्लिश का ऐसा लफ्ज़ जिसमें डब्ल्यू के बाद के आ जाए, गे आ जाए, एम आ जाए, या अपवर्ड या डाउनवर्ड आर आ जाए, तो हम एक टिक की सूरत में डब्ल्यू को जाहिर करेंगे। ये इसकी यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है। लेकिन इसने ये कहा कि अगर इस डब्ल्यू से पहले वावल आ जाए तो फिर हम उस डब्ल्यू को पूरा लिखेंगे, वे की सूरत में लिखेंगे, वे का कंसोनेंट इस्तेमाल करेंगे, एब्रीवेटेड डब्ल्यू के तौर पर इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई जी। अब आप देख रहे होंगे कि हर जगह जहाँ वावल आ रहा है तो वो कह रहा है कि इसका रूल चेंज कर दें, जहाँ वावल नहीं आ रहा तो कहता है कि रूल ये कर दें, ताकि लफ्ज़ डिवाइड हो जाए आपस में, ताकि कन्वर्ट करना आसान हो जाए। कन्वर्ट आप जो कन्वर्ट करेंगे उसमें गलती का चांस बहुत कम हो। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अब मुझे ज़रा आप ना दिखाएं काम, आपने क्या क्या काम किया है, कितनी देर आप काम कर रहे हैं। यहाँ तक आपकी 60 मशकें पूरी हो गई हैं। अब आप ज़रा आ जाएं, सामने आ जाएं, काम दिखाएं, ज़रा पेजेस वगैरह दिखाएं मुझे, अपने स्क्रीन शेयर करें ज़रा। हो गई, हो गई। कितने पेज लिखे हैं? कितने पेज लिखे हैं? पेज आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ लो हो गई है।